निश्चित रूप से चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, आपने देखा भी पिछले साल और आने वाले चाहे लोकसभा चुनाव हो, देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में बहुत विश्वास है। उनके द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो धरातल पर किए जा रहे हैं, जनता के हित में किए जा रहे हैं और जनता उन सभी कामों से खुश है। और विधानसभा में भी आपने देखा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ उत्तराखंड में निकाय चुनाव में सारे निकायों में भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर जीतेंगे और ज़्यादातर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। तो अगर होती है तो उसमें हमारी दावेदारी रहेगी और सामान्य में मैं स्वयं खुद आपको कह रहा हूँ, अपने मुख से कह रहा हूँ कि सामान्य सीट यदि नगर निगम की होती है तो मैं उसमें दावेदार नहीं हूँ। मैं यदि सिर्फ ओबीसी सीट होगी तो मैं दावेदारी करूँगा, वो भी मैं दावेदारी करूँगा। संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा कि शहर में ये जो डंपिंग जोन है, ट्रंचिंग ग्राउंड है, ये शहर पे एक धब्बा है। शहर के बिल्कुल बीचों बीच मुख्य मार्गों से होता हुआ गंगा जी से 50 मीटर पर इस तरह का हमने ट्रंचिंग ग्राउंड हमारा है, वो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, अंकुर अग्रवाल के साथ आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जब भी बात राजनीति की आती है या आम जनता की आती है तो सबसे पहला जो मंच होता है, सबसे प्राथमिक जो मंच होता है वो नगर निकाय होता है। चाहे राजनीति की शुरुआत करनी हो या आम जनता को अपनी शिकायत करनी हो, सबसे पहली बात वो अपने पार्षद पे लेकर आता है, अपने सभासद पे लेकर आता है या वार्ड मेंबर के पास लेकर आता है। आज ऐसे ही एक वार्ड मेंबर हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे विकास तेवतिया जी से कि क्या आने वाले समय में जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, जो कार्यकाल उनका चला उसमें क्या भूमिका रहने वाली है। साथ ही उनकी पत्नी तनु तेवतिया जी भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या आगे का कार्यक्रम रहने वाला है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ वाला नेटवर्क में। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपका है कि राजनीति में कैसे आप लोगों का, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों आप राजनीति में उतरे, कैसे शुरुआत हुई इस सब चीज़ों की? देखिए, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। 98 में पीजी कॉलेज ऋषिकेश में मैं डिपार्टमेंट सेक्रेटरी का इलेक्शन जीता और उसके बाद एनएसयूआई के विभिन्न पदों पर मैं रहा। उसके बाद 2013 में नगर पालिका के चुनाव में मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाई और जनता ने मुझे पूरा समर्थन दिया, मुझे विजयश्री दी। 2013 से और 18 के बीच जो मेरा काम रहा, उस काम के दम पर मैंने 2018 में मैंने और मेरी धर्मपत्नी जी ने दोनों ने ही अलग अलग वार्ड से अपनी किस्मत आजमाई और वहाँ भी 2018 में हम दोनों ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और उसके बाद मुझे भाजपा का समर्थित प्रत्याशी भी बनाया गया। भाजपा का समर्थित प्रत्याशी होने के नाते और मेरी वाइफ निर्दलीय चुनाव हम दोनों जीते। जनता का आशीर्वाद मिला। जनता शायद हमारे जो करे गए काम थे 2013 से 18 के बीच, उन कामों से संतुष्ट थी। उसके प्रतिफल स्वरूप उन्होंने हमें वोट दिया और चुनाव जिताया। मैम, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि सर ने तो, विकास तेवतिया जी ने तो बता दिया कि छात्र राजनीति से इनका जीवन शुरू हुआ इस पद्धति में। आपका कैसे, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? मेरा एक्चुअली विकास जी के साथ ही मैं, जैसे ये इन्होंने 2013 में चुनाव लड़ा था तो 2013 से ही मैंने कभी राजनीति पहले नहीं की थी, लेकिन इनके साथ साथ ही रह के अब जैसे ये घर पे नहीं होते थे तो काफ़ी काम इनका लेटर पैड से जो भी काम होता था कर देती थी, साइन करके ये छोड़ जाते थे। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद हम लोग वार्ड में घूमे। अब हाउसवाइफ हूँ, वार्ड मेंबर तो देखिए घर पे रहता है और सारे लोग घर पे ही आते हैं आपकी कोई समस्या हो बताने के लिए। तो सारी समस्या इनके पास तो बाद में पहुंचती थी, पहले मेरे पास आती थी घर पे कि ऐसा ऐसा हो गया। कभी ये मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। तो उसके बाद फिर सारे लोग मुझे ही कहते थे, तनु भाभी ऐसे है, आप ये करवा देना, भैया को बोलना। तो धीरे धीरे फिर कहीं कुछ कार्यक्रम हुआ, धर्मपत्नी होने के नाते उस कार्यक्रमों में जाना। और फिर दूसरी बात ये थी कि मेन बात, हमने जो हमारा वार्ड था पहले, ये 24 नंबर वार्ड, ये बहुत बड़ा था। इसमें सरवारा नगर और आवास विकास, भरत विहार सारा ही था ये। और उसके बाद फिर ये जब 2018 में चुनाव हुए तो ये दोनों वार्ड अलग अलग हो गए और हमने काम, विकास जी ने काम इन दोनों वार्डों से बहुत अच्छा किया हुआ था। सर, तो अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि आपने पिछले 2010 में सबसे पहले चुनाव लड़ा, 13 में सबसे पहले चुनाव लड़ा,
2013 में आप वार्ड मेंबर बने, उसके बाद 2018 में आप वार्ड मेंबर बने। भरत विहार क्षेत्र में इस समय जो आप समस्या देख रहे हैं कि बारिश हुई, बारिश के बाद इतना जल भराव हो गया पूरे क्षेत्र में, क्या लगता है कि 2 बार आप पार्षद रहे उसके बावजूद भी जो निकासी की व्यवस्था है या जो सड़कों की व्यवस्था है वो अभी भी दुरुस्त नहीं हो पा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। 2013 में जब मैं पार्षद बना तो 2013 में आपको याद होगा आपदा आई थी, अत्यधिक बारिश हुई थी। उस समय भी पूरी भरत विहार और शिवा इनक्लेव का ढाल गुरुराम राय स्कूल की तरफ है। उस समय भी स्कूल में पानी भरा था और उसके ठीक 10 साल बाद आज 2023 हो रहा है। 2023 में वही स्थिति हुई और उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति रही। इस बार तो आप जहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी गली में 20 दिन लगातार पानी रहा और इसका मुख्य कारण हम शासन प्रशासन से भी, निगम में भी हम सभी से मांग करते रहे हैं समय समय पर और आगे भी करते रहेंगे। इसका मुख्य कारण है जो गुरुराम राय स्कूल के पीछे काली कमली की जो ज़मीन है, उससे होते हुए हमारी कॉलोनी की निकासी का एक नाला था। अभी कुछ सालों पहले काली कमली के द्वारा वो निकासी का जो नाला था उसको बंद कर दिया गया। हम निरंतर ये मांग कर रहे हैं कि काली कमली से हमें वो निकासी का जो रास्ता था, वो नाला था, वो बनाया जाए दोबारा से, जिससे कि हमारी कॉलोनी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। यदि वो निकासी वहाँ नहीं खुलती है, क्योंकि कुदरती ढाल, उधर कुदरत के आगे तो मैं या कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। कुदरती ढाल कॉलोनी का गुरुराम राय स्कूल में है। पानी कहीं से भी रास्ता देखकर उधर ही पहुँचेगा और पहुँचा भी है। अगर वो रास्ता नहीं खुलेगा, नाला नहीं खुलेगा काली कमली के अंदर, तो ये स्थिति हर वर्ष हमें यही स्थिति झेलनी पड़ेगी। इसके लिए कॉलोनी के सभी निवासी हमारे साथ, माननीय मंत्री जी से भी मिले, हमने नगर निगम की महापौर जी को भी यहाँ बुलाया था और उसके बाद डीएम मैडम के संज्ञान में जब ये मामला आया तो डीएम मैडम ने अभी 1 हफ्ता पहले एक संयुक्त टीम, जिसमें पुनर्वास के इंजीनियर भी थे, नगर निगम की टीम थी, तहसील की टीम थी, एक संयुक्त टीम को इंस्पेक्शन के लिए भेजा था। उसने निरीक्षण किया है और वो एक विस्तृत रिपोर्ट इसकी तैयार कर कर डीएम मैडम को जल्द ही देने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इस भविष्य में इसका कोई हल ज़रूर निकलेगा। मैं थोड़ा सा निकाय की तरफ जाता हूँ। आने वाला समय जो है वो निकाय चुनावों का है, नगर निगम के चुनाव होंगे और भाजपा की इस समय वहाँ पे सरकार है। क्या लगता है आपको कि आने वाला समय, क्या लगता है निकाय चुनावों में कि किसकी ओर जाने का ज़्यादा चांसेस है? भाजपा ही आगे आएगी आगे या फिर कोई मजबूत दावेदार आप किसी को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, आपने देखा भी पिछले साल, और आने वाले चाहे लोकसभा चुनाव हो, देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में बहुत विश्वास है। उनके द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो धरातल पर किए जा रहे हैं, जनता के हित में किए जा रहे हैं और जनता उन सभी कामों के से खुश है। और विधानसभा में भी आपने देखा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ, उत्तराखंड में निकाय चुनाव में सारे निकायों में भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर जीतेंगे और ज़्यादातर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। ये बड़ा बयान है कि आने वाला जो निकाय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत निकाय चुनावों में रहने वाला है। आपका क्या रुझान है निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए? आपके प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे या नहीं? देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ और 2018 में हमने चुनाव जीतते ही दोनों हस्बैंड वाइफ ने हमने भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से ज्वाइनिंग ली थी और पार्टी का सच्चा और ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सामान्य सीट पे मेरी कोई दावेदारी नहीं है। मैं, क्योंकि 2013 में जो चुनाव लड़ा था ओबीसी आरक्षित सीट थी, सरवारा नगर वार्ड नंबर 3, वहाँ से लड़ा था। यदि नगर निगम में मेयर की सीट आरक्षित होती है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अगर आरक्षित होती है, तो मैं निश्चित रूप से पार्टी से मेयर की टिकट ओबीसी के लिए आप कह रहे हैं कि आरक्षित सीट की बात आती है। आरक्षण तो देखिए, जहाँ तक बीजेपी का जो रुझान रहा है कि आरक्षण को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, इस संविधान से, सोसाइटी से आरक्षण जैसी चीज़ों को ख़त्म करके और एक रूपता, एक समानता लोगों में लाई जाए। उसके बावजूद भी चुनाव में आरक्षण या जातिगत जो मुद्दे होते हैं वो अहम मुद्दे माने जाते हैं। उसको एक गेम कार्ड बना के कोई पार्टी अगर खेल रही है तो ये क्या, कहाँ, किस हद तक सही लगता है आपको? देखिए, ये नियम बनाना, आरक्षण को हटाना या आरक्षण को लागू ना करना, ये तो संसद में विधेयक पास होंगे, संसद से की लेवल की बात है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अब उत्तराखंड में मेरे
जानकारी के हिसाब से 9 नगर निगम हैं और जो नियम है, नियम के अनुसार उसमें महिला आरक्षण भी होना है, उसमें ओबीसी आरक्षण भी होना है, उसमें एससी आरक्षण भी होना है और सामान्य को भी आरक्षण होना है। उसकी परसेंटेज बटी हुई है। 50% महिला आरक्षण होना है तो 9 में से लगभग 4-5 निकाय महिला भी होंगी, उसमें 1-2 ओबीसी भी हो सकती हैं। तो अगर होती है तो उसमें हमारी दावेदारी रहेगी और सामान्य में मैं स्वयं खुद आपको कह रहा हूँ, अपने मुख से कह रहा हूँ कि सामान्य सीट यदि नगर निगम की होती है तो मैं उसमें दावेदार नहीं हूँ। मैं यदि सिर्फ ओबीसी सीट होगी तो मैं दावेदारी करूँगा, वो भी मैं दावेदारी करूँगा। संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा। संगठन का निर्णय सबसे अहम है आप लोगों के लिए। अपने क्षेत्र में यदि आप कह रहे हैं कि ओबीसी सीट यदि नहीं होती है तो आप दावेदारी नहीं करेंगे, उसके बाद अगर दावेदारी नहीं कर पाए या ओबीसी सीट नहीं रही, सामान्य सीट पे ही आ गई, इसको कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, तब आपका क्या आगे का मुद्दा क्या है? तो अब हम जिस वार्ड से पार्षद हैं, हम उस वार्ड से मैं तैयारी कर रहा हूँ और काम भी कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा हमारे सोशल मीडिया में, आपने फेसबुक के उसमें देखा होगा अभी पिछले 1 महीने से पानी की, बाढ़ की क्या स्थिति रही और अखबार भी ये न्यूज़ छाप रहे हैं कि ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा, पौंडीचेरी से भी ज़्यादा बारिश ऋषिकेश में हुई। तो क्या स्थिति रही होगी और हमारा प्रयास ये रहा कि हम निरंतर इस विपदा की घड़ी में, इस बाढ़ की घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़े रहें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। जाम मुक्त ऋषिकेश कब तक देख पाएगी यहाँ की जनता? देखिए, इसके लिए एक बड़ी योजना प्रदेश लेवल पर बनेगी और जिसकी तरफ सकारात्मक कदम हमारे माननीय मंत्री जी प्रेम अग्रवाल जी से भी कई बार इस बारे में बात हुई है, तो उनके द्वारा हमको बताया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी इस बारे में बात हुई है। जिस तरह से वाराणसी को डेवलप किया है एक कॉरिडोर के रूप में, आने वाले समय में निश्चित रूप से हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलके कॉरिडोर इन्हें इस तरह बनाना पड़ेगा जिससे कि भविष्य में जाम से निजात मिल सके। अभी भी आपको नहीं लगता कि भाजपा की, अगर हम नगर निकाय से भी ऊपर देखें तो विधानसभा स्तर पे तो पिछले 15-16 साल से भाजपा की ही यहाँ पे सरकार है, उसके बावजूद भी कुछ सामान्य सी समस्याएं हैं, जैसे जाम हो गया, अतिक्रमण हो गया, ये कई सामान्य समस्याएं, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया या सड़कों की स्थिति में सुधार हो गया, वो अभी भी नहीं हुआ, उस स्तर पे नहीं हुआ जिस स्तर पे होना चाहिए था पिछले 15-16 सालों में। देखिए, विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप एक रोड बनाते हैं, दूसरी रोड टूट जाती है, दूसरी बनाते हैं, तीसरी टूट जाती है। तो ये कहना कि काम नहीं हुआ, अभी आप कोयल घाटी से और चंद्रभागा पुल तक देखिए, कितनी छोटी रोड हुआ करती थी, लेकिन पिछले 3 महीने पहले जब वो रोड बनी है तो आज लगभग मुझे लगता है 120 फुट चौड़ी वो रोड है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है, काम हो रहा है, लेकिन ये ऐसा काम है कि जो दिखता कम है और निरंतर करते तो हैं ही काम। कोयल घाटी से चंद्रभागा के आपने बीच में बात करी, इसी बीच एक बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा उस बीच की सड़क पे है, डंपिंग यार्ड का। क्या लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि मेयर महापौर जो हैं अनीता मंगाई, उनका कहना है कि ये जो डंपिंग यार्ड है इसके निस्तारण के लिए वन विभाग ने 10 हेक्टेयर की भूमि दे दी है, नगर निगम भी तैयार है करने के लिए, पुलिस प्रशासन का सहयोग अभी किसी हद तक या किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कुछ लगता है आपको कि आने वाले समय में नगर निगम चुनाव से पहले कुछ ऐसा करने वाला है या चुनाव के बाद की कुछ योजना ऐसी है कि इस डंपिंग यार्ड को निस्तारण के लिए शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ आपके चैनल में खुले रूप से कि शहर में ये जो डंपिंग जोन है, ट्रंचिंग ग्राउंड है, ये शहर पे एक धब्बा है। शहर के बिल्कुल बीचों बीच मुख्य मार्गों से होता हुआ गंगा जी से 50 मीटर पर इस तरह का हमने ट्रंचिंग ग्राउंड हमारा है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि इसको शिफ्ट किया जाए या इसको हटाया जाए। वन विभाग से हमें 10 हेक्टेयर ज़मीन मिली है लाल पानी बीट पर, लेकिन मैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, पिछले लगभग 200 दिनों से वहाँ के लोग धरने पे बैठे हैं कि एक जगह का कूड़ा उठाकर आप दूसरी जगह मत डालिए, उनकी ऐसी मांग है। तो हम लोगों को जाना चाहिए उनके पास, उनसे बात करनी चाहिए और यदि कोई बीच का विकल्प मिलता है, हमें यहाँ से कूड़ा हटाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम कूड़े को ऐसी जगह ना लेके जाएं कि वहाँ भी आबादी क्षेत्र हो और एक आबादी क्षेत्र से कूड़ा हटाकर दूसरे आबादी क्षेत्र में दें। तो हमें मिलकर संयुक्त रूप से बात करनी चाहिए। माननीय, मैं तो आपके माध्यम से, हमारे मंत्री जी भी हैं, मेयर जी भी हैं, हम पार्षद लोग भी हैं, 40 पार्षद हैं, सभी लोगों को मिलकर
उन लोगों को भी बैठाकर बात करनी चाहिए और बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए कि अगर वहाँ नहीं तो कोई और विकल्प हो, लेकिन इस विकल्प पे जल्द से जल्द हमें काम करना पड़ेगा। तो मैम आपसे एक सवाल करूंगा मैं कि आने वाले समय में आपका क्या रुझान है अगले नगर निकाय के चुनावों के लिए, या फिर आगे पार्षद में ही आप अपना कार्यकाल आगे देखती हैं? देखिए, अगर विकास जी को अगर ये यहाँ पे आरक्षण सीट होती है ओबीसी, तो अगर ये दावेदारी करते हैं और टिकट मिलता है तो सिर्फ हम मेयर की ही तैयारी करेंगे, फिर मैं पार्षद नहीं लड़ूंगी। आगे अगर विकास जी अपने वार्ड से पार्षद रहते हैं तो आप दोनों पार्षद की तैयारी करेंगे, और अगर ये ओबीसी सीट होती है नगर निकाय की ऋषिकेश की, तो विकास जी का बिल्कुल आगे पूरा मन है कि वो दावेदारी करेंगे मेयर के लिए। संगठन में दावेदारी मेयर के लिए होगी, बाकी संगठन का जो फैसला होगा वो सबसे पहले आप लोग मानेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरेंगे इस बार? देखिए, 10 साल पहले जब मैं पार्षद बना था तो बहुत 4 डिवाइड थे, 4 सेक्टर में मेरा वार्ड। एक सरवारा नगर, दूसरा भरत विहार, तीसरा शिवा एन्क्लेव, चौथा आवास विकास। चारों की स्थिति परिस्थितियां अलग अलग थीं, चारों में ही काम की डिमांड अलग अलग थी। जहां मैं भरत विहार शिवा एन्क्लेव की बात करूं, यहाँ 10 साल पहले पानी की लाइन नहीं थी, सीवर की लाइन नहीं थी। सीवर की लाइन आज भी नहीं है, ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है कि सीवर की लाइन यहाँ होनी चाहिए। पानी की लाइन, पानी की टंकी बनी है इस कार्यकाल में मेरे, और पानी की लाइन डली है पूरी कॉलोनी में। अब आप भरत विहार द्वार से, डिग्री कॉलेज के सामने से आप कॉलोनी तक का रोड देखते थे तो वो रोड पूरा टूटा फूटा था 10 साल पहले। हमने प्रयास करा, हमने मेहनत करी, 65 लाख रुपए की हम वो रोड लेकर आए। जब नगर निगम से लाइटें नहीं लगी तो जनवरी के महीने में, और यहाँ तेंदुए की आमद थी, तेंदुआ डेली किसी घोड़े को, खच्चर को, कुत्तों को खा रहा था। उस समय हमने लाइट की डिमांड करी तो आप लोकल निवासी, आपको पता होगा, फरवरी के महीने में रात को 10 से 12 सांकेतिक धरना कॉलोनी वालों के साथ हमने अंधेरे में वहाँ दिया कि बाघ आए और सबसे पहले हमें खाए। और 5 दिन तक वो धरना हमारा चला सांकेतिक। उसके बाद फलस्वरूप माननीय मंत्री जी, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, वो हमारे धरना स्थल पर आए और उन्होंने तत्काल 12 खंभों की घोषणा की। और हमारे, आप देखिए, भरत विहार द्वार से और कॉलोनी तक वो 12 पोल लगे, उन पे लाइट लगी। आज रात को जब हमारा कोई यात्री या हमारे कॉलोनी वासी कोई आता है तो उसे अंधेरे में नहीं आना पड़ता, उसे एक डर, जो भय था, वो खत्म हुआ। थोड़ा सा मैं और ऊपर की तरफ जाऊंगा। अब विधानसभा की भी मैंने आपसे बात करी, निकाय की भी मैंने आपसे बात करी, लोकसभा के चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, और भाजपा जो है इस समय सत्ता में है, और मोदी जी का इस पलड़ा भारी सभी को दिखता हुआ लगता ही है हर बार। आपका क्या विचार है कि कौन मजबूत दावेदार है इस बार कर लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो? देखिए, पहले ही बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आपने खुद ये बात बोली कि मोदी जी का पलड़ा भारी है। वो पलड़ा क्यों भारी है, इसके पीछे बहुत कारण है। जहाँ अन्य पार्टियाँ अभी सोई हुई हैं, अभी तक उनको यही नहीं पता वोटर लिस्ट क्या बनना है, क्या करना है, वहीं भाजपा के बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति हो चुकी है। निरंतर शक्ति केंद्र संयोजकों की, बूथ प्रमुखों की, पन्ना प्रमुखों की, पन्ना प्रमुखों की लगातार ट्रेनिंग हो रही है। उनको बताया जा रहा है कि उनको किस तरह से संगठन की मजबूती के लिए, संगठन के लिए काम करना है। तो महाचेतना अभियान वोटर का आप देख रहे होंगे, नए वोटरों को जोड़ने के लिए अभी इस समय वर्तमान में चल रहा है। तो जहाँ सारी पार्टियां अभी सोई हुई हैं, भाजपा बहुत आगे है, और इसी काम के दम पर, इसी बूथ सशक्तिकरण के दम पर मोदी जी आज इतने सर्वमान्य नेता हैं। मोदी जी के चेहरे पे ही भाजपा चल रही है, इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे और भारतीय जनता पार्टी के किए गए धरातल पे काम के दम पर भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का चेहरा अगर हट जाए आने वाले कुछ सालों में, मोदी जी को पार्टी ये फैसला ले ले कि अब जो है किसी और को मौका देना चाहिए, तो तब भी कोई मजबूत पक्ष है? देखिए, अभी तो सर्वमान्य मोदी जी ही एक नेता हैं हमारे, और भविष्य में देखते हैं क्या होता है। वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी बहुत सोच विचार के, और हमारी पार्टी में तो एक एज लिमिट भी है कि उसके बाद किसी और को मौका मिलता है। और कल को उधर की बात छोड़िए, कल को मैं ही एक पार्षद हूँ, हमेशा मैं ही पार्षद बना रहूँगा ऐसा नहीं होगा, मेरे बाद भी कोई आएगा, और मौका भी मिलना चाहिए औरों को। लेकिन जब तक वो हैं, जब तक वो पूरे दृढ़ता से, दिन में आप देखिए उनके बारे में, जब भी आप किसी मीडिया में बात करेंगे तो मीडिया वाले खुद कहते हैं कि आप दिन में 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो अभी उनके अंदर खूब एनर्जी है, अभी मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं,
और अभी तो हमारे सर्वमान्य नेता मोदी जी का भी कार्यकाल कहीं खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा विकास तेवतिया जी का कहना है, और आने वाले भी सालों में मोदी जी का ही कार्यकाल भारत में बना रहने वाला है। विकास तेवतिया जी का क्या मन है आगे? निकाय से ऊपर भी कुछ मन है? नहीं, फिलहाल तो वार्ड में फोकस कर रहे हैं, और पहले भी बोला ओबीसी सीट होती है तो संगठन में जाएंगे, आवेदन करेंगे कि भाई हमें टिकट दिया जाए। संगठन टिकट देगा तो मेयर लड़ेंगे, नहीं तो संगठन से पार्षद का टिकट मांगेंगे, संगठन पार्षद का टिकट देगा तो पार्षद लड़ेंगे, और संगठन कहेगा इस बार नहीं लड़ना तो हम पूर्णतः संगठन के साथ हैं। संगठन का जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। जैसे प्रथम बार आप निर्दलीय लड़े, इस बार अगर संगठन टिकट नहीं भी देता तो निर्दलीय लड़े? देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था। 2018 से मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, और पिछले 5-6 सालों में मैंने जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, काम करने की शैली, और कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कैसे बड़ा बना देते हैं, ये सब चीज़ें देखने के बाद मेरी पार्टी के प्रति बहुत आस्था है आज की डेट में, और पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है होगा मेरे लिए। पार्टी टिकट देगी हमें। बिल्कुल देगी। हम पार्टी पे विश्वास पूरा है, तनु तेवतिया जी का भी और विकास तेवतिया जी की। पार्टी आपको टिकट देगी। लोकसभा, हरिद्वार लोकसभा की मैं बात करता हूँ। निशंक जी इस समय सांसद हैं वहाँ से, और मुझे लगता है कि और भी कुछ चेहरे भाजपा से निकल के अब उनके विपक्ष में, कह सकते हैं कि अपनी ही पार्टी के चेहरे विपक्ष में आ रहे हैं, चाहे हम मदन कौशिक जी की बात करें उस क्षेत्र से, या और किसी की बात करें। देखिए, बड़ी पार्टी है, विश्व भर की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और एक लोकसभा जिसमें कि 11 विधानसभा हों, बहुत से नेता, बड़े नेता हैं हमारी पार्टी में, और दावेदारी करना सबका अधिकार है। लास्ट में संगठन जिसको कैंडिडेट बनाएगा, जिसको प्रत्याशी बनाएगा, सब लोग ईमानदारी से उसके लिए काम करेंगे, उसको लोकसभा में जिता के लोकसभा भेजने का काम करेंगे। तो जो हरिद्वार लोकसभा की बात करें, चाहे हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें या नगर निगम क्षेत्र की बात करें, पार्टी का जो मत है उसी मत पे सभी कार्यकर्ता मिलकर कार्य करने वाले हैं। आने वाले चुनाव की दृष्टि भी स्पष्ट है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव की सर मैं बात करूं तो कहने में, सुनने में आ रहा है कि नगर निगम के चुनाव डिले हो सकते हैं, समय के बाद हो सकते हैं। देखिए, अभी तो आपने 15-20 दिन पहले हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी का भी बयान देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान देखा होगा, और माननीय मंत्री जी से भी हम मिलते रहते हैं। अभी तो पार्टी का जो मुझे लगता है एक सूत्र ये है कि समय पर निकाय चुनाव होंगे। बाकी आगे का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो मैसेज है संगठन का, पार्टी का, वो हमें यही है कि आप लोग सब तैयारी में रहें, और क्योंकि समय पर चुनाव होंगे। तो नगर निकाय चुनाव की भी बात कर लें, चाहे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की बात करें या विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पार्टी का मत सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टी के मत पे ही आगे सभी कार्यकर्ता कार्य करेंगे। चुनाव की यदि बात करें, तिथि की यदि बात करें, तो तिथि भी अपना जो तिथि निश्चित ऊपर हाईकमान करके देगा, उसी तिथि में चुनाव को यहाँ पे संपन्न कराया जाएगा। ऐसी और भी बातें और भी चीज़ें जो आप लोगों के मन में आती हों, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।